नाम शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी के इस लेटेस्ट वीडियो विश्लेषण में। दोस्तों ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अपना फाइनेंशियल आईक्यू कैसे बढ़ाएं, इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू, इसका जो पहला पार्ट है मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जानकारी बनाम शिक्षा। हमारी स्कूल प्रणाली में वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती है और इसका क्या क्या इफेक्ट इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों जो क्रूर और शर्मनाक बुराई है, देखिए हम अमीर हों या गरीब, स्मार्ट हों या बुद्ध हो, आज के संसार में वित्तीय शिक्षा अस्तित्व के बचाव के लिए पूरी तरह अनिवार्य है। यानी कि अगर आप इस समाज में सरवाइव करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो जो टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है उसके साथ साथ वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास वित्तीय शिक्षा नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो आप पूरी तरीके से इस अर्थ युग में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यही इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट टी कियोसाकी बता रहे हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना युग के साथ समस्या यह है कि यह हमारे चारों तरफ जानकारी का सैलाब है। आज जरूरत से ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। नीचे दिया सूत्र स्पष्ट करता है कि वित्तीय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जानकारी प्लस शिक्षा बराबर ज्ञान। ये देखिए इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको याद रख लीजिए। जानकारी प्लस शिक्षा बराबर ज्ञान, नॉलेज प्लस एजुकेशन इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इक्वल टू नॉलेज। वित्तीय शिक्षा न होने पर लोग जानकारी की प्रोसेसिंग करके उससे उपयोगी ज्ञान में नहीं बदल सकते। यानी वित्तीय शिक्षा न होने पर लोग जानकारी की प्रोसेसिंग करके उसे उपयोगी ज्ञान में नहीं बदल सकते। वित्तीय ज्ञान के बिना लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। वित्तीय ज्ञान के बिना लोग मकान खरीदकर यह सोचते हैं कि उनकी घर एक संपत्ति है, His house is an asset। पर यह गलत है दोस्तों। या फिर वे पैसे बचाते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि 1971 के बाद से उनका पैसा नहीं रह गया है, यह तो सिर्फ मुद्रा बन गया है। वित्तीय ज्ञान के बिना लोग अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का फर्क ही नहीं समझते या नहीं जानते कि अमीर ज्यादा कमाने के बावजूद कम टैक्स क्यों देते हैं। यानी कि जो रियली वेल्दी होते हैं ना माय डियर फ्रेंड, वो कम टैक्स देते हैं। और क्यों देते हैं वो उनको पता ही नहीं है। या संसार के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते हैं। सुसाइड लीप, आत्मघाती छलांग। वित्तीय विज्ञान के बिना लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें बताए कि क्या करना है। और ज्यादातर वित्तीय विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, कर्ज से बाहर निकलो, अपने संसाधनों से कम में रहो और म्यूचुअल फंड के अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो। जिस तरह आत्मघाती छलांग लगाने वाले लोग अपने नेताओं का अनुसरण करते हैं, यानी कि जो कम जानकार लोग हैं, कम इन्फॉर्मेटिव लोग हैं, एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, उसी तरीके से बताया गया है कि वो उसी तरीके से अपने काम को करते हैं। उसी तरह वित्तीय दृष्टि से ज्ञानी लोग भी दौड़कर चट्टान तक जाते हैं और वित्तीय इनसर्टिनिटी के महासागर में छलांग लगा देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि वे तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये पुस्तक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के दुनिया में इस इंफॉर्मेशन युग के इन्वेस्टमेंट का एक समझिए कि ओशन है। आप इस पुस्तक में इस तरीके की चीजों को पाएंगे कि किस तरीके से आपका फाइनेंशियल आईक्यू बढ़े, किस तरीके से आपका जो वित्तीय
इंटेलिजेंस है वो एक हाई लेवल पे जाए। और इसी तरीके के तमाम सारे पुस्तक इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमने मोर देन 100 पुस्तक का पूरी के तरीके से वीडियो विश्लेषण किया है, पार्ट वाइज में किया, जिसमें एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है सफलता का साधन, आत्मनुशासन की शक्ति। ये दोनों पुस्तक इस तरीके के है कि आप अगर किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आत्मनुशासन होना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध बिजनेसमैन एलन मस्क कहते हैं कि अगर आप अपने आप पे शासन कर लिए, आप आत्मनुशासन में रह गए, तो आप दुनिया पे शासन करने का दावा कर सकते हैं। तो वो ये पुस्तक आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें, आपको कैसे अपने आप को नियंत्रण में करना है उसको जानना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक पूरी की पूरी पुस्तक मैंने बना दी है, आत्मनुशासन की शक्ति, सफलता, आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं माय डियर फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए तमाम तरीके के पुस्तक का विश्लेषण करता हूं और आपको इन्फॉर्मेटिव, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इस पे आने वाले, म्यूजिक हाउस आएगा, हम लोग जो कंपनी अपना बनाए हैं उस कंपनी के माध्यम से बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन किस तरीके से करना है फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैजिक हाउस में हम लोग लाइव प्रोग्रामिंग करेंगे, तो बहुत सारे चीज़ आपको आने वाले हैं, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम लोग का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो जो मिस ना हो जाए। अब चलिए आगे देखते हैं। यह पुस्तक वित्तीय सलाह के बारे में नहीं है। दिस बुक इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल एडवाइस। यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि क्या करना है, अपितु यह पुस्तक आपकी वित्तीय सलाह को नहीं बतलाएगी। यह पुस्तक आपको वित्तीय दृष्टि से ज्यादा स्मार्ट बनाने के तरीके बताएगी कि कैसे यू कैन बी मोर स्मार्ट देन स्मार्ट इन द सेक्टर ऑफ फाइनेंस, ताकि आप अपनी वित्तीय जानकारी को खुद प्रोसेस कर सकें और अपनी वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने का स्वयं का मार्ग खोज सकें। सारांश में यह पुस्तक ज्यादा स्मार्ट बनकर ज्यादा अमीर बनने के बारे में है। यानी कि अगर आप इफ यू वांट टू बी रिच देन दिस पुस्तक इज रियली बिलोंग्स टू यू। यह पुस्तक आपका वित्तीय IQ बढ़ाने के बारे में है। भूमिका, क्या पैसा आपको अमीर बनाता है? Does money makes you rich? यह संतोषजनक स्थिति है कि देश के लोग हमारे बैंकिंग और मौद्रिक तंत्र को नहीं समझते, क्योंकि यदि वे समझते होते तो मेरा मानना है कि कल सुबह से पहले ही क्रांति हो जाती। हेनरी फोर्ड कहे, कौन है भाई हेनरी फोर्ड? तो फोर्ड कंपनी के संस्थापक, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स, जो फोर्ड की कार है उसके। जवाब है नहीं, सिर्फ पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। हम सभी उन लोगों को जानते हैं जो हर दिन काम पर जाते हैं, पैसे के खातिर काम करते हैं और ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा अमीर नहीं बन पाते। विडंबना यह है माय डियर फ्रेंड कि कई तो हर डॉलर कमाने के साथ कर्ज में ज्यादा गहरे धंसते चले जाते हैं। हम सब ने लॉटरी विजेताओं और तुरंत करोड़पति बनने वाले लोगों की कहानियां सुनी है, जो लगभग तुरंत ही दोबारा गरीब बन जाते हैं। हमने रियल एस्टेट में लोगों के घर को नीलाम होने की कहानियां भी सुनी है। मकान मालिकों को ज्यादा अमीर और वित्तीय दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित बनाने के बजाय रियल एस्टेट उन्हें उनके मकान से बाहर निकालकर फुटपाथ पर पहुंचा देती है। हम में से कई ऐसे लोग को जानते हैं जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश करके पैसा गंवाया है। पैसा और नहीं किया, क्या पैसा गंवाया है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। सोना संसार का एकमात्र वास्तविक धन है, लेकिन उसमें निवेश करने पर भी निवेशक का पूरा पैसा डूब सकता है। दरअसल युवावस्था में मैंने सबसे पहले सोने में ही निवेश किया था। ये कौन बोलते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी। रियल एस्टेट में तो मैंने बाद में निवेश किया। 1972 में 25 साल की उम्र में मैं सोने के सिक्के खरीदने गया और उस वक्त सोने का भाव $70 प्रति औंस था। 1980 तक सोना $800 प्रति औंस के करीब पहुंच गया। लोगों में सोने के प्रति जुनून था। लोभ जो है, लोभ, ग्रीड, कौशन पर हावी हो रहा था, यानी लोभ सावधानी पर हावी हो गया। अफवाहें थी कि सोना $2500 प्रति औंस तक जाएगा। लोभी निवेशक सोना खरीदकर इकट्ठा करने लगे, हालांकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। मैंने खरीदे सोने के भाव बढ़ चुके थे, यानी उनके खरीदे सोने के भाव बढ़ चुके थे दोस्तों।
और मैं उसे थोड़ा मुनाफा कमा सकता था, लेकिन उसके बजाय मैं उसे रोके रहा और सोने के भाव और ऊपर जाने का इंतजार करने लगा। आखिरकार जब लगभग 1 साल बाद सोना $500 प्रति औंस के नीचे आया तो मैंने अपना आखिरी सिक्का बेच दिया। 1980 में मैं सोने को नीचे लुढ़कते देखता रहा और 1999 में आखिरकार $250 तक पहुंचने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ा। हालांकि सोने में निवेश से मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाया, लेकिन इससे मैंने पैसे के बारे में कई अनमोल सबक सीखे। लर्न द लेसन, अपने आप से लेसन सीखना है। तो ये पुस्तक किस तरीके से आपको लेसन सिखाएगी ये बता रहा है। मैं असली धन यानी सोने में निवेश करके भी पैसे गंवा सकता हूँ। इस अनुभव के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सोना नहीं बल्कि संपत्ति मूल्यवान होती है। दरअसल उस संपत्ति के बारे में जानकारी ही अंततः किसी व्यक्ति को अमीर या गरीब बनाती है। दूसरे शब्दों में रियल एस्टेट, शेयर, म्यूचुअल फंड, कंपनियां या धन किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बनाते। दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये पुस्तक का मेन शब्दों में से एक है, मेन सेंटेंस में से एक है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या करा कि दूसरे शब्दों में रियल एस्टेट, शेयर, म्यूचुअल फंड, कंपनियां या धन किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बनाते। इसकी बजाय उसको क्या अमीर बनाती है? आगे बोलते हैं सूचना, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और तकनीकी जानकारी, यानी वित्तीय बुद्धि, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है इंसान को दौलतमंद बनाती है। गोल्फ का प्रशिक्षण या गोल्फ के क्लब। मेरा एक मित्र गोल्फ का दीवाना है। वह हर साल नए क्लबों और बाजार में उतरने वाले नए गोल्फ उपकरणों पर हजारों डॉलर खर्च करता है। समस्या यह है कि वह गोल्फ सीखने पर $1 भी खर्च नहीं करता। इसलिए नवीनतम और सबसे बेहतरीन गोल्फ उपकरण होने के बावजूद भी उसका गोल्फ का खेल वैसा ही रहता है जैसा पिछले साल था। अगर वह गोल्फ के प्रशिक्षण में निवेश करता और पिछले सालों के क्लबों से ही खेलता तो शायद वह ज्यादा बेहतर गोल्फ खिलाड़ी होता। यही अजीब आदत पैसों के खेल में भी देखी जा सकती है माय डियर फ्रेंड। और वो लोग शेयरों और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में अपनी कड़ी मेहनत का पैसा निवेश करते हैं, लेकिन सूचना या जानकारी में जरा भी निवेश नहीं करते। इसलिए उनका वित्तीय स्कोर लगभग समान रहता है। वित्तीय स्कोर क्या रहता है माय डियर फ्रेंड? समान रहता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपने जानकारी को, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए। और अपने इंटेलेक्ट को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने ज्ञान में इजाफा नहीं करेंगे, तब तक आपके पैसे में वृद्धि नहीं हो सकती है। इस तरीके के रामबाण वाक्य आपको चाहिए, ऐसे पुस्तक आपको चाहिए तो बार बार मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए माय फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करके जिस माध्यम से इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जानने वाले को भी पास पहुँचाइए। कोई जादुई फार्मूला नहीं है। यह पुस्तक फटाफट अमीर बनाने वाली पुस्तक नहीं है। नहीं, यह पुस्तक आपको अमीर बनने का कोई जादुई फार्मूला बताती है। यह पुस्तक तो आपके वित्तीय बुद्धि में इजाफा करके यानी आपके वित्तीय IQ को बढ़ाने के बारे में है। यह ज्यादा स्मार्ट बनकर ज्यादा अमीर बनने के बारे में है। यह 5 बुनियादी वित्तीय बुद्धियों के बारे में है। यानी कि दिस पुस्तक इज बेस्ड ऑन 5 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जिनकी मदद से आप ज्यादा अमीर बन सकते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था, शेयरों या रियल एस्टेट बाजारों की दशा या दिशा कैसी भी हो। धन के नए नियम। यह पुस्तक धन के नए नियमों के बारे में है जो 1971 में बदले थे। नियमों में हुए परिवर्तन की वजह से पुराने नियम तकियानुसी हो गए। इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे धन के पुराने नियमों पर ही चल रहे हैं। जैसे कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, कर्ज से बाहर निकलो और शेयर, बॉन्ड तथा म्यूचुअल फंड्स में अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लंबे समय तक इन्वेस्ट करो। यह पुस्तक धन के नए नियमों से खेलने के बारे में है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वित्तीय बुद्धि और वित्तीय IQ को बढ़ाने की जरूरत है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप ज्यादा अच्छी तरह तय कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड कि आपके लिए पुराने नियमों से खेलना बेहतर है या फिर नए नियमों पर चलना। अपना वित्तीय जीनियस खोजना। इस पुस्तक का अध्याय 9 आपके मस्तिष्क के तीनों हिस्सों का इस्तेमाल करके अपना वित्तीय जीनियस खोजने में आपका मदद करेगा। जैसा हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, बायां, दायां और अचेतन मस्तिष्क, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड।
ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि अचेतन मस्तिष्क इन तीनों हिस्सों में से सबसे शक्तिशाली होता है। यानी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना माय डियर फ्रेंड, ये बाएं मस्तिष्क और दाएं मस्तिष्क, लेफ्ट माइंड और राइट माइंड से शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए जो लोग रियल एस्टेट का अध्ययन करते हैं उनके बाएं और दाएं मस्तिष्क सटीकता से बता देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उनके मस्तिष्क का शक्तिशाली और चेतन हिस्सा कमान संभाल लेता है और कहता है ओह इसमें तो बहुत जोखिम है, अगर आपका पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर आपसे गलती हो गई तो क्या होगा। इस उदाहरण में डर की वजह से आपका चेतन मस्तिष्क बाएं और दाएं मस्तिष्क की इच्छाओं के खिलाफ काम कर रहा है। सरल भाषा में अपने वित्तीय जीनियस को विकसित करने के लिए सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके मस्तिष्क के तीनों हिस्सों में एक दूसरे के खिलाफ नहीं, यानी जो तीनों हिस्सा है वो एक दूसरे के खिलाफ काम करेगा दोस्तों तो आप विकास नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के सामंजस्य में कैसे काम कराएं, उसको कैसे समगछत्व संबद्धत्व सम्मोमानसी जाना था, इस सिद्धांत पर लाएं। यानी आपके दिमाग जब अलग अलग रहेंगे, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में लेके अपने लेफ्ट और राइट से सेम काम करना यह पुस्तक में बताया गया है। संक्षेप में, कई लोगों को लगता है कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यह सच नहीं है। हमेशा याद रखें, अगर सोने में निवेश करने पर भी आपका पैसा डूब सकता है तो आपका पैसा किसी भी चीज में डूब सकता है। अंतिम निष्कर्ष में सोना, शेयर, रियल एस्टेट, कड़ी मेहनत या पैसों आपको अमीर नहीं बनाता। फिर से वही शब्द है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि याद रखिए, निष्कर्ष में यही कह रहा है कि सोना हो, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, कड़ी मेहनत है या पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। आपको क्या बनाता है अमीर? तो आप सोने, शेयर और रियल एस्टेट, कड़ी मेहनत और पैसे के बारे में जो जानते हैं, है ना, $1 मिलियन इंफॉर्मेशन। अंतिम निष्कर्ष में कभी यही कह रहे हैं, राइटर यही कह रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी कि सोना, शेयर, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, आपको बोरियत महसूस होगा माय डियर फ्रेंड, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जो मेरे दिल को पसंद है, जो मेरे दिमाग में घर कर गया है, जिसको मैंने अपने अंतिम निष्कर्ष के बारे में भी इस पुस्तक को रखा है, उस चीज को मैं बार बार आपसे कहता हूँ यही कि अंतिम निष्कर्ष में यही कह रहा है कि सोना, शेयर, रियल एस्टेट, कड़ी मेहनत या पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है। क्या अमीर बनाता है? आप सोने, शेयर और रियल एस्टेट और कड़ी मेहनत और पैसे के बारे में जो जानते हैं उससे आप अमीर बनते हैं, वो आपको अमीर बनाता है। यानी आपकी वित्तीय बुद्धि या आपका वित्तीय आय को ही आपको अमीर बनाता है। यानी कि लास्ट में क्या बनाता है? फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही आपको अमीर बना सकता है। कृपया आगे हमारे साथ बने रहें और ज्यादा स्मार्ट बनकर ज्यादा अमीर बने। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ इसको शेयर कर दीजिए जिससे मेरा हेल्प हो सके। अध्याय 1, वित्तीय बुद्धि क्या है? चलिए देखते हैं दोस्तों, वित्तीय बुद्धि क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? जब मैं 5 साल का था तो मुझे आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकन पॉक्स की वजह से मेरे कानों में गंभीर संक्रमण हो गया था। हालांकि अनुभव डरावना था, लेकिन मेरे मन में आज भी यह प्रेम पूर्ण स्मृति अंकित है। मेरे ठीक होते समय अस्पताल के खिड़की के बाहर मेरे डैडी, छोटा भाई और दोनों बहनें लॉन पर खड़े थे और मेरे तरफ हाथ हिला रहे थे। मेरी माँ वहां नहीं थी, वे घर पर बिस्तर पर थी और कमजोर हृदय की समस्या से जूझ रही थी। साल भर के अंदर ही मेरा छोटा भाई गैराज के आले से सिर के बल गिर गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके बाद मेरी छोटी बहन का नंबर था। उसका घुटने का ऑपरेशन होना था और सबसे छोटी बहन बेथ, जो नवजात शिशु थी, को एक गंभीर त्वचा रोग हो गया जिसने डॉक्टरों को भी चकरा दिया। वह साल मेरे डैडी के लिए काफी मुश्किल रहा। हालांकि हम 6 में से वहीं अकेले थे जो बीमार नहीं हुए। अच्छी खबर यह थी कि हम सभी ठीक होकर स्वस्थ जीवन जीने लगे। बुरी खबर क्या थी कि इलाज के बिल आते रहे। उस साल डैडी बीमार नहीं पड़े, लेकिन उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। भारी चिकित्सकीय कर्ज। उस वक्त डैडी हवाई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट विद्यार्थी थे। वे स्कूल में बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने सिर्फ 2 सालों में ही बैचलर्स डिग्री पूरी कर ली और वे कॉलेज के प्रोफेसर बनने के सपने देखने लगे। अब परिवार में 6 लोग हो गए थे। मकान के किस्त और भारी मेडिकल बिल
चुकाने थे, इसलिए उन्हें अपने सपनों को छोड़ना पड़ा और हवाई के बिग आइलैंड पर नीली हिलो नामक छोटे कस्बे में स्कूल के सहायक सुपरिटेंडेंट की नौकरी करनी पड़ी। परिवार के को एक टापू से दूसरे टापू तक ले जाने में उन्हें अपने पिता से उधार लेना पड़ा। यह उनके और हमारे पूरे परिवार के लिए काफी मुश्किल समय था। हालांकि वे अपने पेशे में काफी सफल हुए और उन्होंने आखिरकार डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि कॉलेज प्रोफेसर न बन पाने का अफसोस उन्हें मरते दम तक रहा। वे अक्सर कहते थे, जब तुम बच्चे लोग घर से चले जाओगे तो मैं दोबारा कॉलेज जाकर वह करूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ, यानी पढ़ाना। लेकिन पढ़ाने के बजाय डैडी अंततः हवाई राज्य के शिक्षा अधीक्षक बन गए। वे प्रशासकीय पद था, इसके बाद वे लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का चुनाव लड़े और हार गए। 50 साल की उम्र में उन्होंने अचानक खुद को बेरोजगार पाया। चुनाव के कुछ समय बाद ही मेरी मां कमजोर हृदय के कारण 48 ईयर में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। डैडी इस क्षति से कभी नहीं उबर पाए। एक बार फिर पैसे की समस्याएं बढ़ती गई। नौकरी जाने के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट की बचत निकालकर एक राष्ट्रीय आइसक्रीम फ्रेंचाइजी में निवेश कर दिया। उनका सारा पैसा डूब गया। उम्र बढ़ने पर डैडी को महसूस हुआ कि वे अपने साथियों से पीछे रह गए थे। उनके जीवन का करियर खत्म हो चुका था। शिक्षा प्रमुख की नौकरी जाने के बाद उनकी पहचान भी खत्म हो चुकी थी। वे अपने अमीर सहपाठियों पर नाराज होते थे जो उनकी तरह शिक्षा में जाने के बजाय व्यवसाय में चले गए थे। वे अक्सर उनकी निंदा करते थे। मैंने पूरी जिंदगी हवाई के बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दी और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे मूर्ख सहपाठी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि वे कॉलेज में पढ़ाने क्यों नहीं गए। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वे जल्दी से जल्दी अमीर बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे और खोए हुए समय की भरपाई करना चाहते थे। वे फटाफट अमीर बनाने वाले सौदों के पीछे भागते रहे और बड़े बड़े सपने दिखाने वाले धोखेबाजों के साथ उठते बढ़ते रहे। उनका फटाफट अमीर बनाने वाला एक भी अभियान सफल नहीं हुआ। अगर कुछ छुटपुट काम और सोशल सिक्योरिटी नहीं होती तो उन्हें अपनी किसी संतान के पास जाकर रहना पड़ता। उनका देहांत 72 साल की उम्र में कैंसर से हुआ। उसके कुछ महीनों पहले डैडी ने मुझे अपने सिराहने के पास खींचा और माफी मांगी कि वे अपनी संतानों के लिए ज्यादा छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उनका हाथ थामकर मैंने अपना सिर उनके हाथ पर रख दिया और हम मिलकर रोए। पर्याप्त पैसा नहीं, नॉट सफिशिएंट मनी। मेरे गरीब डैडी को जिंदगी भर पैसों की समस्या रही। चाहे वे कितने भी पैसे कमा लें, उनके पास पर्याप्त पैसे न होने की समस्या रहती थी। उनमें इस समस्या को सुलझाने की योग्यताएं नहीं थी। इस वजह से वे मरते दम तक काफी परेशान रहे। वे खुद को अक्षम मानने लगे। पेशेवर दृष्टि से भी और पिता के रूप में भी शिक्षाविद होने के नाते उन्होंने अपनी वित्तीय समस्याओं को नजरअंदाज करने और पैसों से ज्यादा ऊंचे उद्देश्य के प्रति जीवन समर्पित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि पैसा मायने नहीं रखता, हालांकि यह रखता था। वे बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन पति और पिता थे और प्रभावशाली शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट। लेकिन उनके निर्णय पैसा लेता था जो खामोशी से उनके पीछे पड़ा रहता था। अंतिम समय में उन्होंने अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए धन के पैमाने का इस्तेमाल किया। बहुत स्मार्ट होने के बावजूद वे अपनी पैसे की समस्याओं को कभी नहीं सुलझा पाए। बहुत ज्यादा पैसा, इनफ मनी। मेरे डैडी ने मुझे 9 साल की उम्र में पैसे के बारे में सिखाना शुरू किया। विचित्र बात यह थी कि उनके पास भी पैसों की समस्याएं थी, लेकिन इन समस्याओं को उन्होंने मेरे गरीब डैडी से अलग तरीके से सुलझाया। उन्होंने स्वीकार किया कि पैसा मायने रखता है। मनी मीन इट। और चूंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने हर मौके पर अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने की कोशिश की, यानी अपने सामने मौजूद पैसे की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की और इस प्रक्रिया से
सबक सीखे। अमीर डैडी शैक्षणिक दृष्टि से गरीब डैडी जितने स्मार्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पैसे की समस्याओं को अलग तरीके से सुलझाया और अपने वित्तीय बुद्धि को बढ़ाया। इसलिए अमीर डैडी की पैसे की समस्या बहुत अलग थी। वह समस्या बहुत ज्यादा पैसे की थी, यानी उनकी समस्या थी, लेकिन उनकी समस्या क्या थी? बहुत ज्यादा पैसे। उसको मैनेज कैसे करना, उसको टैक्स से कैसे बचाना, उसको पैसे के जो शिकारी होते हैं उनसे कैसे बचाना, ये उनकी समस्या थी। Not the scarcity of money. His problem is the abundance of money. तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी पैसे की अधिकता की समस्या अपने पास आनंद लेना चाहते हैं तो इस पुस्तक को दीवानों की तरह फॉलो कीजिए। इसके एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिए। मेरे एक डैडी अमीर थे, दूसरे गरीब थे। इन दोनों को देखकर मैंने सीखा कि हम अमीर हो या गरीब, हम सभी के सामने पैसे की समस्याएं होती है। गरीबों के पास पैसों की समस्याएं होती है। तो क्या होते हैं देखिए, मैंने फिर से ब्लू हाईलाइट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला, पर्याप्त पैसे न होना, पैसों की कमी पूरी करने के लिए उधार लेना, जीवन यापन के खर्च बढ़ना, ज्यादा कमाने पर ज्यादा टैक्स देना, आपातकालीन परिस्थितियों का डर, द फियर ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, बुरी वित्तीय सलाह, बैड फाइनेंशियल एडवाइस, रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे न होना, नॉट इनफ मनी फॉर रिटायरमेंट। अब देखिए अमीर व्यक्ति का जो है पैसे की समस्या क्या है। अमीर के पैसों का पहला, बहुत ज्यादा पैसे होना, अबंडेंस ऑफ मनी, धन को सुरक्षित और निवेशित रखने की जरूरत। देयर इज नीड टू कीप मनी सेफ एंड इन्वेस्टेड। यह पता न होना कि लोग किसे पसंद करते हैं, उन्हें या उनके पैसों को, यानी he does not know whom he liked for money or himself। ज्यादा स्मार्ट वित्तीय सलाहकारों की आवश्यकता है। There is need to be more smart and financial advisors। बिगड़ी संतानों की परवरिश, nurturance, parenting of ill habit children's, estate और विरासत नियोजन, planning of estates and inheritance, अत्यधिक सरकारी टैक्स, abundance of government tax। मेरे गरीब डैडी को जीवन भर पैसे की समस्याएं रही। उनकी आमदनी बढ़ने के बाद भी उनके सामने पर्याप्त पैसे न होने की समस्या रही। मेरे अमीर डैडी को भी पैसे की समस्याएं थी, उनकी समस्या बहुत ज्यादा पैसों की थी। आप पैसों की कौन सी समस्या चाहते हैं माय डियर फ्रेंड? कुड यू टेल मी व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम डू यू वांट इन योर लाइफ? अबंडेंस ऑफ मनी और स्कार्सिटी ऑफ मनी, पैसों की प्रचुरता या पैसों की कमी, पॉजिटिव ऑफ मनी, पैसों की समस्याओं के तुच्छ समाधान, पैसे की समस्याओं की तुच्छ समाधान। यह एक महत्वपूर्ण सबक था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सबक था। मुझे कम उम्र में ही पता चल गया था कि हम चाहे कितने ही अमीर या गरीब हों, हम सभी को पैसे की समस्याएं रहती है। कई लोग मानते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारे पैसा आ जाएगा तो उनकी पैसे की समस्याएं खत्म हो जाएगी। उन्हें यह पता नहीं होता है कि बहुत सारा पैसा आने पर पैसे की समस्याएं बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, विज्ञापन एक वित्तीय सेवा कंपनी का है। इसमें शुरुआत में बताया गया है कि रैपर एमसी हैमर सुंदर महिलाओं बेंटली और फरारी के साथ नाच रहे हैं और इनके पीछे बहुत बड़ा मॉल दिख रहा है। पृष्ठभूमि में बहुत सी महंगी चीजें महल में ले जाई जा रही है। जब यह सब हो रहा है तब एमसी हैमर का हिट गीत यू कांट टच दिस, यू कांट टच दिस बज रहा है। फिर स्क्रीन काली हो जाती है और होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। उस पर शब्द आते हैं 15 मिनट बाद, 15 मिनट्स लेटर। अगला दृश्य दिखाता है कि एमसी हैमर उसी बड़े महल के सामने ही फुटपाथ पर बैठे हैं, सिर हाथों में पकड़े हैं और उनके बगल में यह संकेत है जिस पर लिखा है कब्जा, पोजेशन। उद्घोषक कहता है, यानी अनाउंसर जो है, एंकर क्या कहता है, जीवन बहुत तेजी से प्रहार करता है, हम यहाँ पर मदद करने के लिए हैं। संसार में एमसी हैमर जैसे बहुत सारे लोग हैं। हम सभी ने लॉटरी विजेताओं की कहानियां पढ़ी, सुनी, देखी है।
जिनके पास करोड़ों थे, लेकिन कुछ साल बाद वे गहरे कर्ज में डूब गए माय डियर फ्रेंड। या युवा पेशेवर खिलाड़ी खेलते समय तो महल में रहता है, और इसका सटीक उदाहरण आज के डेट में चल रहा है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का। आप सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक क्रिकेट का भगवान बन गया और एक को गुजारा भत्ता करने के लिए पैसे नहीं, इलाज करने के लिए पैसे नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एजुकेशन। ये कमाल होता है जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन का। लेकिन जब उसके खेलने के दिन खत्म हो जाते हैं तो उसे पुल के नीचे रहने के लिए बेबस होना पड़ता है। या युवा रॉक स्टार जो 20 साल की उम्र में मल्टी मिलेनियर होता है, लेकिन 30 की उम्र के बाद नौकरी की तलाश करता है। या वित्तीय सेवाओं का प्रचार करने वाला रैपर जिनका वह शायद उस वक्त भी इस्तेमाल कर रहा था जब उसका पैसा डूबा। आपकी पैसे संबंधी समस्याएं सिर्फ पैसे से नहीं सुलझ सकती। समझ रहे ना, गौर कीजिए, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, समझिए। आपकी पैसे संबंधी समस्याएं सिर्फ पैसे से नहीं सुलझ सकती, इसलिए गरीब लोगों की पैसे देने से उनकी धन संबंधी समस्याएं नहीं सुलझती है। कई मामलों में इसे समस्या लंबी खींचती है और ज्यादा गरीब लोगों को उत्पन्न करती है, ज्यादा गरीब लोग उत्पन्न करती है। मिसाल के तौर पर सामाजिक कल्याण के विचार को देखें। महामंदी के समय 1996 तक सरकार ने अमेरिका के गरीबों का पैसा की गारंटी दी, चाहे उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति कैसी भी हो। आपको सरकारी चेक हासिल करने के लिए बस गरीबी की शर्तों को पूरा करना था। अनंत काल तक अगर आप मेहनत करने की इच्छा करते, नौकरी करते और गरीबी की सीमा रेखा से ज्यादा पैसे कमाते तो सरकार आपके लाभ बंद कर देती। जाहिर है नौकरी करने पर गरीबों के दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं जो उनके पास पहले नहीं थे, जैसे यूनिफॉर्म, चाइल्ड केयर, यातायात आदि। नौकरी करने के बाद कई मामलों में उनके पास बेरोजगारी से कम पैसा रहता है और कम समय भी। जाहिर है यह प्रणाली आलसी लोगों को लाभ पहुंचाती है और पहल शक्ति दिखाने वाले को दंडित करती है। इस प्रणाली की वजह से ज्यादा गरीब लोग उत्पन्न हो गए हैं। कड़ी मेहनत से पैसे की समस्या नहीं सुलझती माय डियर फ्रेंड। कड़ी मेहनत से पैसे की समस्या नहीं सुलझती है। संसार मेहनती लोगों से भरा है। जिनके पास पैसे नहीं है, मेहनती लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन कर्ज में गहरे चले जाते हैं और उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए और ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। शिक्षा से पैसे की समस्या नहीं सुलझती है। संसार बेहद शिक्षित गरीब लोगों से भरा हुआ है, उन्हें समाजवादी कहा जाता है। यानी संसार जो है बेहद शिक्षित गरीब लोगों से भरा हुआ है। भारत में दोस्तों इसका उदाहरण अलग है। भारत के जो समाजवादी हैं वो तो बहुत बड़े रईस व्यभिचार के माध्यम से और भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे अर्जित कर लिए हैं, क्योंकि भारत का राजनीतिक समाजवाद बहुत ही कचड़ा कूड़ा करकट है। मैं राजनीति पर कमेंट नहीं करता हूँ, मेरा काम बिजनेस है। चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ नौकरी से पैसे की समस्या नहीं सुलझती। कई लोगों के लिए नौकरी, जॉब का मतलब होता है दिवालियेपन से बस थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ओवर ब्रोक। करोड़ों लोगों की आमदनी जीवन यापन लायक ही होती है और अच्छी जीवन शैली का खर्च नहीं उठा सकते। नौकरी वाले कई लोग अपने खुद के मकान, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा खर्च नहीं उठा सकते या रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जोड़ पाते। तो दोस्तों आज यहीं तक, और मुझे सही सही बताइए ये पुस्तक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा ना तो कमेंट करके मुझे बताइए। और यकीन मानिए अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ, जीवन में कुछ करना है तो हार्ड वर्क से तो करना नहीं पड़ेगा, स्मार्ट वर्क बनना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन हर मेहनती लोग अमीर नहीं होता है। तो आपको ये नहीं करो कि आलसी बन जाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए, अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। अपने फाइनेंशियल IQ इसी किताब में आगे बताया गया है कि वो पुस्तक, वो आदमी जिसका 1 लाख रुपया सैलरी, वो ज्यादा वित्तीय रूप से इंटेलिजेंट नहीं है उस आदमी से जिसका सैलरी 50,000 है, लेकिन वो उससे बचत करता है 30,000। जो 1 लाख रुपया कमाता है बचत करता है 20,000, तो वो 1 लाख रुपए कमाने वाले से अधिक वित्तीय रूप से, वो दृष्टिकोण से तेज व्यक्ति है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंट है। तो इसी तरीके से आपको इस किताब का अनमोल ज्ञान का खजाना मिलता रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल का रीच जो है बहुत कम होता जा रहा है माय डियर फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल को अगर सर्वाइव करवाना है और इसी तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए।
सब्सक्रिप्शन से आपका क्या जाएगा, टोटली फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को डूबने से बचा लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको फ्री में निःशुल्क सेवा करता हूँ, 3-4 साल से लगा हूँ इसमें, मुझे एक पैसा नहीं मिला है, तो आप लोगों को फ्री में मैं एजुकेशन देता हूँ, अपना समय देता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि मेरे कुछ हेल्प सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, शेयर के माध्यम से करना। यही मानवता है, और मानवता जो है, मानवता परमो धर्म। तो चलिए आज इतनी। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अगले अध्याय में कौन सी चीज पैसे की समस्याओं को सुलझाती है, में फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय श्री राम माय डियर फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।